Good morning, students. I am Dr. Geeta Garg, Associate Professor, Government College, कोटपुतली। आज हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद आगे चलते हैं और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी को, जिसे शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ये थ्योरी गिलेप्सी और नाइहोम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इस थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके सेंटर एटम में जो ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पेस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम से कम लगे, प्रतिकर्षण कम से कम लगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि उनमें ऊर्जा मिनिमम रहे, क्योंकि आप जानते हो कि जब प्रतिकर्षण कम होता है तो ऊर्जा न्यूनतम होती है, और जब एनर्जी न्यूनतम होती है तो स्टेबिलिटी अधिकतम होती है। ठीक है। अब मिनिमम एनर्जी का केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ज्योमेट्री उसकी पॉसिबल होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने में ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो, हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होते हैं कि उनके अंदर प्रतिकर्षण मिनिमम रहे, इसीलिए उनकी स्पिन जो होती है वो कैसी होती है? ऑपोजिट होती है। तो उसी तरह से उसी सिद्धांत के ऊपर वेस्पर थ्योरी भी बेस्ड होती है। अब देखो, हम पहले ये देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस चीज़ों पर निर्भर करती है। तो वो इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। केंद्रीय परमाणु का जो संकरण है वो कैसा है, इसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ये किस तरह से इसमें ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन होता है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स का किस तरह से ओरिएंटेशन होता है, ये अपन इस टेबल को देख करके समझ सकते हैं। तो इसमें देखो, ये दिखाया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, हमने टेबल बनाई है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल अपन देख रहे हैं। अब देखो, जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। sp3 का टेट्राहेड्रल है और 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल है। sp3d से हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा था कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री रहता है। और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है जिसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखो क्या है कि हम ये जानते हैं कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत के हिसाब से पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल्स, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पाई बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, केवल उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है ना, ये हमें पता है कि डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो आता है, जो इसके ज्योमेट्री को इफेक्ट करता है, वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो उसी तरह के दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद
रहते हैं। तो अपन इसको भी टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ये हमने यहाँ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पर उनके एग्जाम्पल हैं। फिर हम सेकंड टेबल के सेकंड पार्ट में ले रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसकी संख्या देखेंगे। फिर अपन सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखेंगे और फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या देख के उससे अपन डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 टाइप का। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक भी नहीं है, 0 है, तो हमने 0 लिख दिया। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है किसी तरह का, तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अमोनिया का। इसके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अंदर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3 है। इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? पिरामिडल ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनमें प्रतिकर्षण लगने के कारण बॉन्ड एंगल कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण हो रहा है। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, इसमें और भी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन वही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? एंगुलर हो गई, कोणीय हो गई। इसके अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रतिकर्षण ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्योमेट्री प्रभावित हो रही है। तीसरा पॉइंट आता है कि सेंटर एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। ये कैसे प्रभाव डालता है ये देखेंगे। देखो सेंटर एटम के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ साथ ये भी प्रभाव डालेगा। इसको समझने के लिए अपन ये एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया नियॉन, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ऑक्टेट रूल का पालन करते हुए ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर ये फ्लोराइड आयन हमने लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑक्साइड आयन लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ये सारे ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि टेट्राहेड्रली इस सेंटर एटम के चारों तरफ अरेंज है। अब देखो इस समय ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डेड नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में यहाँ पर सिचुएटेड है। अब मान लो क्या होता है, इनमें से एक कोई बॉन्ड बना लेता है, बंद बना करके बॉन्ड पेयर में बदल जाता है। जैसे अपन HF का एग्जाम्पल लें सपोज, तो इसमें क्या होगा कि ये तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके बॉन्ड बना लेगा, तो वो इन तीनों पेयर्स से कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इन तीनों पेयर्स से अलग हो जाएगा। और ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या करेंगे? ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। इसी तरह वाटर में क्या होगा? वाटर में 2 बॉन्ड पेयर काम में आ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन से 2 बंध बनेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 तो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर के रूप में, 2 हो जाएंगे लोन पेयर के रूप में। तो ऐसी सिचुएशन में 3 प्रकार के फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर काम करते हैं। एक तो करता है लोन पेयर के बीच में रिपल्शन लगेगा, एक लगेगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और एक लगेगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो जो सबसे अधिक रिपल्शन लगता है वो किसके रूप में लगता है? जब लोन पेयर होते हैं तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए हमने ये साइन इधर लगाया है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है, और फिर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक कारण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझाइए कि LP में इज रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर देन LPBP एंड देन BPBP। तो इसका हमको जवाब देना है कि देखो जो बॉन्ड पेयर होता है वो तो
लोकलाइज्ड होता है। अब मतलब जिस सेंटर एटम से वो जुड़ा होता है तो उसके साथ वो बंधा हुआ होता है और वो सेंटर एटम उसको अपने आकर्षण में घेर के रखता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, लेकिन बाकी जो लोन पेयर होते हैं, बाकी जो लोन पेयर होते हैं वो इस तरह से अपने उसको घेर कर नहीं रख पाते। देखो ये, हाँ यहाँ पर आ गया हमारा, ये शिफ्ट हो गया था वीडियो का पेज। ये देखो ये क्या है, यहाँ पर तो ये इससे बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ होने से जो केंद्रीय परमाणु है वो अपने नाभिक के दोनों तरफ से बंधा हुआ फील करता है। लेकिन लोन पेयर में क्या होता है, लोन पेयर में जो बॉन्ड पेयर होता है वो लोकलाइज्ड नहीं होता। वो क्या होता है, ये कोणीय आयतन घेर करके फैल जाता है, इस तरह से ये फैल जाता है। तो फैलने के कारण क्या, फैलता क्यों है, फैलता इसलिए क्योंकि इनके दूसरी तरफ कोई दूसरा एटम या न्यूक्लियस तो है नहीं जो वो इनको अपने अट्रैक्शन में बांध सके। इसलिए ये क्या होता है, इस प्रकार जैसा अपन ने डायग्राम में देख रहे हैं, ये इस तरह से फैल जाता है और उस फैलने के कारण ये जो लोन पेयर होते हैं इसका बॉन्ड पेयर की तुलना में प्रतिकर्षण का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं जो कि ज्योमेट्री को, मॉलिक्यूल्स की प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और वेस्पर थ्योरी किन पॉइंट्स के ऊपर या किन रूल्स के ऊपर बेस्ड है, इसको कंसीडर करते हुए हम मॉलिक्यूल्स को एग्जाम्पल लेते हुए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।